हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरी की वैकेंसी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा था। तो आज की उस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 2012 से मुद्रण रूप में अपना प्रकाशन बंद कर दिया? आपको ये बताना है किसने अपना मुद्रण रूप में अपना प्रकाशन बंद कर दिया। तो इसका राइट आंसर है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने 2012 से मुद्रण रूप में अपना प्रकाशन बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निक्रिस किसका सूचना पद्धति है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल विज्ञान यानी क्रिस्टलोग्राफी का सूचना पद्धति है। कौन? नेक्रिस। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। क्रिस्टल विज्ञान जो नेक्रिस का सूचना पद्धति है, नेक्रिस का पूर्ण रूप नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी है। यह एक प्रथम कठिन डेटा है। इसका केंद्र मद्रास विश्वविद्यालय पर स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्पाद जीवन चक्र वक्र में कौन कौन से पड़ाव हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि इसमें पड़ाव कौन कौन से? तो पहले प्रारंभ होगा, फिर विकास होगा, फिर प्रौढ़ता होगा, फिर जाके क्या होगा? आपका ह्रास होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद उसका डिक्लाइन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये उत्पादन जीवन चक्र का एक पड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सामग्री का भौतिक एवं रासायनिक उपचार जो कि उन्हें आगामी क्षय को धीमा करता है, इससे इंगित होता है। किससे इंगित होता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है इससे संरक्षण को इंगित किया जा रहा है। किसे इंगित किया जा रहा है? संरक्षण को। सामग्री का भौतिक, इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि संरक्षण है जो सामग्री का भौतिक एवं रासायनिक उपचार जो कि उनके आगामी क्षय को धीमा करता है, जबकि निवारण वह क्रिया है जब किसी वस्तु को क्षय होने से पहले उसका उपचार किया जाता है तथा प्रतिस्थापन उसे कहते हैं। जब कोई वस्तु खराब हो गई हो तो उसका उपचार कर उसे पुनः उसी स्थिति में लाना और रक्षण में किसी भी वस्तु की इस प्रकार सुरक्षित करना कि उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिरूपण के प्रसंग में पीसीएम से अभिप्राय है। पीसीएम का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो पीसीएम का क्या है? फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाह्य विद्युतता के परिसीमन में कौन सा तत्व सहायता नहीं करता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी प्रभाव जो है वो बाह्य विद्युतता के परिसीमन के जो तत्व हैं उसमें सहायता नहीं करता है। कौन नहीं करता है? पारिस्थितिकी प्रभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शब्दार्थ विभेद परक स्केल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो विरोधी अवस्थाओं में से चयन से संबंधित है शब्दार्थ विभेद परक। वही आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्पिल के वैज्ञानिक विधि में ऊर्ध्वाकार से अवरोही तक का कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है डिडक्टिव फेज, निगमनात्मक प्रवस्था जो है इसका वह क्षेत्र है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि निगमनात्मक प्रवस्था जो सर्पिल के वैज्ञानिक विधि में ऊर्ध्वाकार से अवरोही तक का क्षेत्र है। एम्पेरिकल फेज अगला चरण अनुसंधान है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन का अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है, जबकि परिकल्पनात्मक और सत्यापनीयता जो है अवस्था अपने नाम से जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विचारों में से किसको अनुमान पदों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक दृष्टिकोण को आप अनुमान अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण विचार को अनुमान पदों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की वैवाहिक स्थिति और संख्यात्मक योग्यता इन विचारों को अनुमान पदों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभिकथन और तर्क है। आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। अभिकथन क्या कह रहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा प्रशिक्षण विधियां विचार पैदा करने में प्रोत्साहन देता है। तो हाँ, ये सही लिखा हुआ है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा प्रशिक्षण विधियां विचार पैदा करने में प्रोत्साहन देता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तर्क क्या कह रहा है? प्रशिक्षण की विधियां अकुशल को कुशल बनाने के अवसर प्रदान नहीं करती है। तो यह कहना गलत है कि तर्क जो है प्रशिक्षण की जो विधि है वो अकुशल को कुशल बनाती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुशल बनाने के अवसर प्रदान नहीं करते, इसलिए ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विकथन सही है और तर्क इसका गलत है, जो आपका ऑप्शन नंबर
डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है कौन सा सही है। अभिकथन कह रहा है बेतरतीब नमूने संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो अभिकथन जो यहाँ पे गलत कह रहा है कि जो बेतरतीब नमूने होते हैं वो संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तर्क कह रहा है बेतरतीब अंकों का उपयोग बेतरतीब नमूने बनाने के लिए किया जाता है। तर्क सही कह रहा है कि इनका प्रयोग जो है नमूने बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ए इसका असत्य होगा और आर जो है वो सत्य होगा, जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यापारिक ग्रंथ सूचियां हैं, आपको ये बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है बुक्स इन प्रिंट और इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ये दोनों के दोनों क्या है व्यापारिक ग्रंथ सूचियां, आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट और सेकंड, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि बुक्स इन प्रिंट और इंडियन बुक्स इन प्रिंट जो है वो व्यापारिक ग्रंथ सूचियाँ। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप एक बार समझिए कि बुक्स इन प्रिंट और इंडियन बुक्स इन प्रिंट ये व्यापारिक ग्रंथ सूचियाँ, जबकि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो 1958 में जिसका गठन हुआ और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ये राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। बीएनबी की स्थापना ब्रिटिश संग्रहालय में 1949 में उन पुस्तकों, पत्रिकाओं और धारावाहिकों की सूची प्रकाशित करने के लिए की गई थी जो यूके और आयरलैंड में प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विकथन और तर्क है कि LIS पाठ्यक्रमों की दूरस्थ शिक्षा भारतवर्ष में जड़ जमाने लगी, आपको ये बता रहे हैं क्या ये सही या गलत है। तो यहाँ पे ये अभिकथन जो है वो पूरी तरह से सत्य है कि LIS पाठ्यक्रम की दूरस्थ शिक्षा भारतवर्ष में जड़ जमाने लगी है। बहुसंख्यक लोग इसे शिक्षा की वैकल्पिक धारा के रूप में प्राथमिकता देता है, क्या ये सही है। तो तर्क भी यहाँ पे सही कह रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है भारतीय पुस्तकालय सामाजिक नेटवर्किंग का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं, तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि इंडियन लाइब्रेरीज आर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ये कहना गलत है कि सोशल नेटवर्किंग का बहुत ही ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन तर्क क्या कह रहा है, सामाजिक नेटवर्किंग सूचना के प्रसारण में विस्तृत भूमिका निभा रहे हैं, तो ये भी कहना गलत है कि सामाजिक नेटवर्किंग पूरी तरह से अपनी भूमिका सूचना के प्रसारण में विस्तृत भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों के दोनों असत्य हैं, आप देख लीजिएगा किसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विकथन और तर्क है। विकथन कह रहा है ज्ञान की अत्यंत वृद्धि हो रही है, तो हाँ यह कहना सही है कि ज्ञान की अत्यंत वृद्धि हो रही है, विकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है, अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है, तर्क भी सही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पे बोथ ए और आर दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्या है, ट्रेड रिपोर्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। ट्रेड रिपोर्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट ये दोनों की दोनों क्या है, समीक्षा प्रकार की सेवाएं, आप ध्यान रखिएगा सेकंड एंड फोर्थ इसका सही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिस्टम की मूल विशेषताएं हैं, सिस्टम की मूल विशेषताएं क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इसका क्या होगा आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स और अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर और इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक, ये तीनों जो है वो सिस्टम की मूल विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, अंतर संबंधित घटक है, स्वतंत्र और जिनका अस्तित्व अकेला है वो, सॉरी सेकंड वाला नहीं है, थर्ड है, स्वप्निक क्रम रखे गए हैं वो, और इनपुट प्रक्रिया, आउटपुट्स और फीडबैक, ये तीन जो है सिस्टम की मूल विशेषताएं, आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काई स्क्वायर तकनीक का उपयोग अवलोकित डाटा की तुलना करने के लिए इसके साथ होता है, किसके साथ हम लोग काई स्क्वायर का जो काई स्क्वायर तकनीक है उसका प्रयोग करते हैं, आपको ये बता दें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एक्सपेक्टेड डाटा के लिए हम लोग काई स्क्वायर तकनीक का उपयोग अवलोकित डाटा की तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं, कि इसके लिए तो इच्छित डाटा के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड डाटा का कोई स्क्वायर तकनीक का उपयोग अवलोकित डाटा की तुलना करने के लिए साथ में किया जाता है, और कलेक्टेड रॉ डाटा का उपयोग जो कच्चा डाटा जिसे प्राथमिक डाटा के रूप में भी जाना जाता है, एक स्रोत से एकत्रित जो डाटा है जैसे संख्या, साधन, रीडिंग, आंकड़े आदि हैं। ग्राफिकल डाटा में एक चार्ट में डाटा को ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसमें डाटा को चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेव ऑफ साइंस है, वेव ऑफ साइंस क्या, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, साइटेशन इंडेक्स है। वेव ऑफ साइंस क्या है, तो एक प्रकार का साइटेशन इंडेक्स है। वेव ऑफ साइंस इसे साइटेशन इंडेक्स, वेव ऑफ साइंस जिसे पहले वेव ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है, एक ऑनलाइन सदस्यता आधारित वैज्ञानिक प्रशस्ति पत्र अनुक्रमण सेवा है, जिसे मूल रूप से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा निर्मित किया गया। और बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ सूची से तात्पर्य अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी से, जो बहुत ही व्यापक है तथा जिसका किसी एक निश्चित परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसी में उसके परिभाषा को स्वीकार किया गया, और
और क्या करें, वह कृति जिस ग्रंथों की सूची दी गई हो, ये ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित हो, किसी एक समय में प्रकाशित हुए हो या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुए हो। यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इफ्ला द्वारा स्वीकृत परिभाषा मुख्य 3 अर्थ शामिल किए गए। पहला ग्रंथ सूची या सिस्टमैटिक और इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी, दूसरा है ग्रंथ वर्ण या एनालिटिक डिस्क्रिप्टिव और टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफिक, तीसरा है ग्रंथ का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन या हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। डिस्क्रिप्शन को आप समझते जाइएगा। एंड एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, तो अमूर्त सेवा एक ऐसी सेवा है जो प्रकाशनों के सार प्रदान करती है, अक्सर किसी विषय या संबंधित विषयों के समूह पर, आमतौर पर सदस्यता के आधार पर। और सेवा क्या है, तो एक ऐसी सेवा है जो दस्तावेजों के लिए वर्णनकर्ताओं और अन्य प्रकार के अभिगम बिंदु प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है। आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क सही, आपको ये बताना है। तो अभिकथन क्या कह रहा है, प्रभावी रिप्रोग्राफिक सेवा पुस्तकालय में प्रयोक्ता को गठन सामग्री फाड़ने चुराने के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से निरुत्साहित करती है। तो हाँ, अभिकथन बिल्कुल ही सही कह रहा है, आप ध्यान रखिएगा। तर्क क्या कह रहा है, प्रयोक्ता को पठन सामग्री की फोटोकॉपी की निःशुल्क मिल जाती है। तो यह कहना गलत है, प्रयोक्ता को पठन सामग्री की फोटोकॉपी जो है निःशुल्क नहीं मिलती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें ए सत्य होगा और आर क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क सही है। अभिकथन कह रहा है, पुरालेख संबंधी सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाओं की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। तो यह कहना बिल्कुल ही सही है कि जो पुरालेख संबंधी सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाएं की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। लेकिन और तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है आईसीटी ने लागत प्रभाविता विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफिक सेवाओं को स्थानापन्न कर दिया है। तो हाँ, आर जो आंशिक रूप से सत्य, कंप्लीटली रूप से ये सत्य नहीं है, लेकिन इसको आप सत्य मान सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पे ए क्या है, सत्य है, और आर जो है आंशिक रूप से सत्य है। ए क्या है, सत्य है, और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है उससे समझिए और फिर आप देखिएगा। अभिकथन कह रहा है संस्थान अनुसंधान और विकास गतिविधियां के माध्यम से सूचना उत्पन्न करते हैं। तो अभिकथन सही कह रहा है कि संस्थान अनुसंधान और विकास गतिविधियां के माध्यम से सूचना उत्पन्न करते हैं। लेकिन तर्क क्या कह रहा है, इस प्रकार की उत्पादित सभी सूचना ग्रे साहित्य का रूप धारण करती है। तो ये जो है आंशिक रूप से सत्य है कि इस प्रकार की जो उत्पादित सभी सूचना नहीं कह सकते, कुछ सूचनाएं होती हैं जो ग्रे साहित्य के रूप में धारण करती है, लेकिन ये जो है आंशिक रूप से सत्य है। इसलिए ए और आर इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ए सत्य और आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क है, समझिए इसे क्या कह रहा है। अभिकथन क्या कह रहा है आपका कि पुस्तकालय में छात्रों से अध्ययन हॉल हर समय पूरे भरे रहने जैसा प्रोत्साह वर्धक वातावरण धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हाँ, तो ये कहना बिल्कुल सही कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया तब तक क्या हो गया, पुस्तकालय में छात्रों के अध्ययन हॉल हर समय पूरी तरह से भरे हुए नहीं रहते, इसलिए अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है, तर्क आप समझिए, सभी छात्रों के लिए सभी पठन सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है और उनकी पहुंच होती है। तो आर जो है क्या बता रही है, बताइए असत्य है, क्योंकि हर तरह की सामग्री सभी छात्रों के लिए सभी पठन सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट रूप में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए सत्य और आर असत्य है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए ए सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन और तर्क, आप समझिए अभिकथन क्या कह रहा है। पुस्तकालय और सूचना सेवा में दी जाने वाली डॉक्टरेट की डिग्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तो हाँ, यह कहना बिल्कुल ही सही है कि जो डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं उसमें भारी संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन तर्क क्या कह रहा है, एलआईसी में कोई शिक्षाविद जिसके पास पीएचडी की डिग्री है शोध कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए पात्र है। यह कहना जो है बिल्कुल ही मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसे ये आंशिक रूप से सत्य कह सकते हैं कि जो एलआईसी में कोई शिक्षाविद जिसके पास पीएचडी की डिग्री है शोध कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए पात्र है। इस बात को आपको मानना है कि ये आंशिक रूप से सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए सत्य है, और आर जो होगा वो आंशिक रूप से सत्य होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अभिकथन कह रहा है वर्तमान समय में सूचना खोज व्यवहार अनुसंधान मनुष्य की सूचना के साथ परस्पर अंतःक्रिया के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है। तो अभिकथन सही कह रहा है कि वर्तमान समय में क्या हो गया कि सूचना खोज व्यवहार अनुसंधान मनुष्य की सूचना के साथ परस्पर अंतःक्रिया के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है, इसलिए ध्यान रखिएगा अभिकथन सही है। तर्क क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की सूचना खोज अनुभवों के संबंध में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तर्क भी यहाँ पे सही कह रहा है कि इसका प्रयास किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ए और बी दोनों से, ए और आर दोनों सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसे मैं आपको डायरेक्ट मैचिंग पे लेके चलता हूँ, वहां से आप समझिए ध्यान से। पेपायरस क्या है, तो ये इजिप्ट का है। पेपायरस कहाँ से रिलेटेड है, तो इजिप्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। हस्त निर्मित कागज कहाँ से रिलेटेड है, तो चाइना से निर्मित है। क्ले टैबलेट्स कहाँ से निर्मित है, तो एसायरिया और बेबलियन से
बेबीलोनिया से संबंधित है कौन सा, क्ले टैबलेट संबंधित है। वेलम और पैर्चमेंट किससे संबंधित है, ये मेडावल यूरोप से संबंधित है। किससे है, वेलम, वेलम जो है वो मेडावल यूरोप से। क्ले टैबलेट्स जो है ऑस्ट्रिया और बेबीलोनिया से संबंधित है। हस्तनिर्मित कागज चाइना से, और पेपियारस जो है इजिप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से सही सम्मेलन करना है और सब ध्यान से समझिए। सांख्यिकी गुणवत्ता या प्रक्रिया नियंत्रण क्या बताएगा, तो यह चयनित प्रवृत्तियों की जांच करता है। कौन, सांख्यिकी गुणवत्ता। चेकशीट क्या करता है, तो निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखता है चेकशीट। पेरेटो चार्ट क्या करता है, निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। कौन करता है, पेरेटो चार्ट। फिशबोन डायग्राम क्या करता है, समस्या और कारणों के बीच संबंध की पहचान करता है। कौन करता है, फिशबोन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फिर से सही सम्मेलन है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लाया हूं, वो देखिए ध्यान से। गणितीय गणना के लिए आगे अधीनस्थ होता है कौन, अरिथमेटिक माध्य। अरिथमेटिक माध्य जो है वो गणितीय गणना के लिए आगे अधीनस्थ होता है। इसका आकलन बिना चरम मूल्यों को जाने हो सकता है। किसका, तो मीडियन। मीडियन का जो आकलन है वो बिना चरम मूल्यों को जाने हो सकता है। माध्य विचलन क्या है, तो यह गणितीय एवं तार्किक रूप से असत्य है, आप ध्यान रखिएगा माध्य विचलन। और डिस्पर्सन सीरीज के प्रत्येक मद को सम्मिलित नहीं करती है। कौन नहीं करती है, तो इंटर क्वार्टियल विचलन। इंटर क्वार्टाइल विचलन जो है वो डिस्पर्सन सीरीज के प्रत्येक मत को सम्मिलित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए और बताइएगा अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। इसे देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है समझिए ध्यान से, कि मशीनी अनुवाद पूर्व रूपेण निर्भर योग्य सेवा नहीं होती है। तो हाँ, ये सही लिखा हुआ है कि जो मशीनी अनुवाद है वो पूर्व रूपेण निर्भर योग्य सेवा नहीं होती, उसमें कभी कभी त्रुटियां पाई जाती है। तर्क कह रहा है भाषाओं के शब्दार्थ एल्गोरिथम से पूर्ण रूपेण गुटलेखित नहीं होते हैं। तो ये भी सही कह रहा है कि भाषाओं के शब्दार्थ जो एल्गोरिथम्स में पूर्ण रूपेण गुटलेखित नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही थे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एलआईसी में शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड होगा, रिसर्च लेड टेक्निक टीचिंग जिसे हम लोग अनुसंधान प्रेरित शिक्षण कहते हैं, और थर्ड है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जिसे हम लोग समस्या आधारित अध्ययन कहते हैं। तो एलआईसी में शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें अनुसंधान प्रेरित शिक्षण और समस्या आधारित अध्ययन ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका अंशदान में कमजोर पहुंच और कम समर्थता किस ओर ले जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड एंड 4 होगा, ओपन एक्सेस मूवमेंट, निर्बाध प्रवेश गतिविधि और ई जर्नल कंसोर्टिया अंशदान, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका अंशदान में कमजोर पहुंच और कम समर्थता की ओर ले जाती है। कौन कौन सा है, तो आप समझ गए इसको। तो इसमें से सेकंड और 4 जो है इसका राइट आंसर है। अब डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए क्या है। मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका अंशदान में कमजोर पहुंच और कम समर्थता, निर्बाध प्रवेश गतिविधि और ई जर्नल कंसोर्टिया अंशदान की ओर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्राधिकृत प्रयोक्ता रोबोट के माध्यम से किसी पत्रिका की काफी मात्रा में डाउनलोडिंग करता है, परिणाम स्वरूप अनुज्ञापित दाता पत्रिका की पहुंच रोक देता है। ऐसी स्थिति में पुस्तकाध्यक्ष द्वारा आरंभ किया जाने वाला उपयुक्त कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, कि उनका उपयुक्त कार्य जो है वो उक्त प्रयोक्ता के प्रमाणीकरण को रद्द कर देगा, और दूसरा है अनुज्ञापित दाता से बिना पूर्व सूचना के पहुंच रोक देने के बारे में पूछना होगा। फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही है, आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रथम मुद्रित कार्यों को क्या कहा गया है, तो उसे हम लोग इन क्योने बुला कहते हैं। प्रथम मुद्रित कार्यों को क्या कहते हैं, इन क्योने बुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी डीबीएमएस की भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, PASCAL। पास्कल जो है वो डीबीएमएस की भाषा नहीं है, पास्कल डीबीएमएस की भाषा नहीं है। जबकि DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, DML जिसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या एक प्रोग्रामिंग भाषा है और जिसका प्रयोग है एडिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग और अपडेटिंग में किया जाता है। और PLI जिसका फुल फॉर्म पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1884 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बर्नार्डो ऑगस्टिन डी वोटो नाम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, आप ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बर्नार्डो ऑगस्टिन के डी वोटो नाम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस बात को आप बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, कि डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टाइन। इसे हम लोग कैसे नियुक्त करेंगे, तो डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टाइन के रूप में इसका उपयोग करेंगे। डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टाइन द्वारा बर्नार्डो ऑगस्टाइन डी वोटो नाम को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमेशा कैटलॉग बनाते समय सबसे पहले लेखक के सरनेम का प्रयोग किया जाता है, फिर रियल नेम, जैसे राकेश कुमार सिंह को कैटलॉग बनाते समय सिंह पहले लिखेंगे और राकेश
कुमार बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइटेशन है किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की ऑनलाइन होस्ट सेवा है। कौन था? साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है LAMP से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है कि LAMP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइनक्स अपाचे माई एसक्यूएल पर्ल। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइनक्स अपाचे माई एसक्यू पर्ल। इसे आप ध्यान से एक बार समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। LAMP स्टैंड्स फॉर लाइनक्स अपाचे माई एसक्यूएल पर्ल है। लैम्प ओपन सोर्स के वेब विकास का एक प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लाइनक्स का वेब सर्वर के रूप में अपाचे संबंधात्मक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के रूप में माई एसक्यूएल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में PHP का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतिपादन माइकल कुंजे ने 1998 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है FDI पर भारत सरकार के स्टैंड के बारे में सूचना कहां से मिल सकती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एशियन रिकॉर्डर से। एशियन रिकॉर्डर से FDI पर भारत सरकार के स्टैंड के बारे में सूचना मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यदि जनसंख्या विषम जातीय हो निम्न में से कौन सी विधि से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन करने के बाद जनसंख्या यदि विषम जातीय हो तो निम्न में से कौन सी विधि से बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। तो स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन से परिणाम प्राप्त होगा, बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विकथन और तर्क, आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। हम लोग अभिकथन को देखते हैं क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है शोध के लिए समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समूल्य नहीं माना जाता है। यह कहना बिल्कुल ही सही है कि शोध के लिए समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समूल्य नहीं माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तर्क क्या कह रहा है? समाज विज्ञान में शोध उतने परिश्रम से नहीं किया जा सकता है जितना कि प्राकृतिक विज्ञान में। यह भी कहना सही है कि प्राकृतिक विज्ञान में जितना ज़्यादा शोध हो रहा है उतना ज़्यादा समाज विज्ञान में शोध उतने परिश्रम से नहीं किया जाता है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही होगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क सही है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। अभिकथन क्या कह रहा है? शोध पहले मस्तिष्क से आरंभ होता है बाद में प्रयोगशालाओं में होता है। ये कहना बिल्कुल ही सही है कि किसी चीज में शोध करना है तो कहां से स्टार्टिंग होगा? पहले मस्तिष्क से होगा फिर जाके उसको प्रयोगशाला में ले जाएंगे। तर्क कह रहा है व्यवस्थित रूप से संचालित शोध सामान्यीकरण की ओर प्रेरित करता है, तो ये भी कहना सही है। तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों ए और आर। सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए एवं आर जो है वो सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अभिकथन तर्क है, फिर से आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। अभिकथन को समझिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। अभिकथन यहाँ पे क्या कह रहा है कि शोध में सांख्यिकी उपस्करों के व्यवस्थित और प्रभावी प्रयोग से शोध परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या करने में सहायता मिलती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही है कि संक्षिप्त व्याख्या करने में इसकी सहायता मिलती है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन सही है। तर्क कह रहा है सांख्यिकी उपस्कारों को डाटा का विशिष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। तो जो ये भी सही कहा जा रहा है कि जो सांख्यिकी उपस्कारों हैं उनके पास जो डाटा का विशिष्ट स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य होगा। अभिकथन और तर्क दोनों सत्य होगा। जो आपका किस में दिया हुआ है इस चीज को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यावसायिक आचार संहिता डैश में सहयोग देता है, किस में सहयोग देता है भाई आप बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ये सही दिशा प्रदर्शन करना और छवि समृद्धि करना, इन दोनों चीजों में व्यावसायिक आचार संहिता जो है वो सहयोग देती है। किसमें किसमें? सही दिशा प्रदान करने में और छवि समृद्धि करने में। फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समय पर आगंतुक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डाटा एकत्र करने की तकनीकों की पहचान करें। किस तकनीक से जो आगंतुक व्यक्तियों की संख्या उसके बारे में पता की जाएगी, इस चीज को आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको क्या है, ये कोड्स में दिया हुआ है, आपको बताना है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं कोड्स में क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही है कि प्रक्षेपण और पुस्तकालय अभिलेख जो है वो पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समस्या पर आगंतुक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डाटा एकत्र करने की तकनीकों की पहचान करता है। कौन करता है? तो आप अभी जस्ट देखिए कौन सा करता था इसमें प्रेक्षेपण और ऑप्शन नंबर सी में क्या था? थर्ड एंड फोर्थ, यानी प्रेक्षण और पुस्तकालय अभिलेख जो इस चीज को देखता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए समझ में आएगा। प्रेक्षण और पुस्तकालय अभिलेख पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समय पर आगंतुक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने की तकनीक है, जबकि प्रश्नावली से सिर्फ प्रश्नों की ही व्याख्या की जा सकती है तथा साक्षात्कार से व्यक्ति अपनी योग्यता का परिचय देता है, न कि डाटा एकत्र करने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्यवसाय के मुख्य तत्व कौन से, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ
और होगा कि पहला होगा दर्शन, दूसरा होगा संपूर्ण ज्ञान और चौथा होगा आपका स्टेटस। दर्शन, संपूर्ण ज्ञान और स्टेटस जो है वो व्यवसाय के मुख्य तत्व है। अब आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किस में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। दर्शन, संपूर्ण विज्ञान और स्टेटस व्यवसाय के मुख्य तत्व हैं, जबकि प्रचार को प्रोफेशन में महत्व नहीं दिया जाता है, सबसे अधिक जोर ज्ञान पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संगठनात्मक कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए साधन, क्रियाविधि और संरचना तत्व उपलब्ध कराने की कौशलपूर्ण विधि को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसे हम लोग सामरिक आयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, सामरिक आयोजन कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रक युक्ति किसका विस्तार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्टेव डिवाइस का। अष्टक युक्ति का जो है विस्तार है कौन सा, क्षेत्रक युक्ति। क्षेत्रक युक्ति जो ऑक्टेव डिवाइस का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टेट्समैन की ईयर बुक से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिलेगी। किससे मिलेगी, स्टेट्समैन्स ईयर बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 1999 एक रिपोर्ट को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसे हम लोग प्रवृत्ति रिपोर्ट के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ट्रेंड रिपोर्ट के अंतर्गत इसे वर्गीकृत करेंगे। प्रवृत्ति रिपोर्ट को भारत में मलेरिया उन्मूलन वर्ष 1990-1999 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि समीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत तुलनात्मक प्रकार के विचारों को विमर्श करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है। कला रिपोर्ट की स्थिति के अंतर्गत कलात्मक दृष्टि से और कला के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शोध रिपोर्ट, इसमें शोधार्थी पहले तथ्यों का गहन तरीके से खोजबीन करके ही रिपोर्ट को दर्शाता है जो शुद्ध या सही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कागज प्रिंट करना। कागज प्रिंट करना प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है, क्योंकि प्रतिलिपिकरण सेवा किसी भी वस्तु को पुनः उत्थान करने से होता है, अर्थात किसी भी प्रलेख में आवश्यक सुधार करने से जो नया प्रलेख तैयार होता है उसे प्रतिलिपि कहते हैं। इस कार्य को प्रतिलिपिकरण सेवा कहा जाता है। प्रतिलिपिकरण में शामिल किए जाते हैं क्या क्या, बुक्स, पोएम्स, प्लेज, सॉन्ग्स, फिल्म्स एंड आर्टवर्क। इस प्रकार सूक्ष्म प्रतिलिपिकरण, ब्लू प्रिंट बनाना और थर्मोकॉपी तैयार करना प्रतिलिपिकरण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैचिंग करना है। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर पे लेकर आया हूँ। हॉफ्टन क्या किया था, इन्होंने परिवर्तित सघनता के साथ छविकरण बताया था। परिवर्तित सघनता के साथ छविकरण को किसने बताया था, हॉफ्टन ने। थ्रेशोल्ड ने सिग्नल पहचान हेतु न्यूनतम स्तर बताया, थ्रेशोल्ड ने। एमुलेशन ने क्या किया था, अनुदेशों को मौलिक सॉफ्टवेयर से नए प्लेटफॉर्म पर अनुवाद करता है, कौन, एमुलेशन। माइग्रेशन क्या करता है, तो डिजिटल सामग्री का स्थानांतरण करता है, माइग्रेशन। डिजिटल सामग्री का स्थानांतरण करना क्या कहलाएगा, माइग्रेशन कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि मूल्यांकन विधि जो कि विषय सामग्री का माप करती नजर आती है जिससे वह संबंधित है, किससे संबंधित है, तो फेस वैधता से संबंधित है। किससे संबंधित है, फेस वैधता से। मूल्यांकन विधि जिसमें व्यक्तियों का टेस्ट इसको द्वितीय चर के आधार पर संभावित व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, कौन बताता है, तो मापदंड संबंधी वैधता बताता है। कौन बताता है, मापदंड संबंधी वैधता बताता है। मूल्यांकन विधि जो कि विचारणीय व्यवहार के प्रमुख आयामों को पूर्ण रूपेण मापता है, कौन मापता है, तो वो अंतर वस्तु वैधता बताता है। क्या बताता है, अंतर वस्तु की वैधता बताता है। मूल्यांकन विधि जो कि समान तत्वों को मापता नजर आता है जिसे उसको नापना है, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्ट वैधता कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट वैधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोडिंग को किससे मिलाएंगे, तो सिग्नल के लिए मैसेज का काम कौन करता है, कोडिंग करता है। नॉइज क्या है, तो सिग्नल प्राप्त किया लेकिन संप्रेषित सिग्नल नहीं प्राप्त किया, उसे हम लोग नॉइज कहते हैं। इंट्रॉपी क्या करता है, तो ये अनिश्चितता का माप करता है, इंट्रॉपी। इक्विवोकेशन क्या कहलाता है, ये संबंधों की समीपता का माप करता है, कौन, इक्विवोकेशन जो है वो संबंधों की समीपता का माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग है, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर होता है, किसने कहा, तो ये क्या कहलाता है, ये रैंडम सैंपलिंग कहलाता है कि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को चयन होने का बराबर अवसर होता है। जनसंख्या सूची से प्रत्येक केस का चयन करना, ये क्या कहलाता है, ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाता है। उप समूह से इकाई का रैंडमली चयन करना, भौगोलिक क्षेत्र उप समूह से इकाई का रैंडमली चयन करना, ये क्या कहलाएगा, तो इसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहेंगे। भौगोलिक क्षेत्र अधिकारित इकाई क्या कहलाएगा, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लस्टर सैंपलिंग कराएगा। सभी सैंपलिंग को आप ध्यान रखिएगा, कौन सा सैंपलिंग किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर से मैच है कि दो विरोधी समूहों को मापने का अधिगम क्या कहलाता है, तो सामकलित स्केल करता है। उससे मापने का स्केल कौन सा है, तो सामकलित स्केल है, ध्यान रखिएगा। दो विरोधी समूहों को मापने का अधिगम है। एकल स्कोर
प्राप्त करने के लिए मापने का अभिगम कौन सा है? तो संचित स्केल है। एकल स्कोर प्राप्त करने के लिए मापने का अभिगम कौन सा है? तो संचित स्केल है। मापने का अभिगम जिसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु द्विपक्षीय उद्देश्यपूर्ण रेटिंग अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वो सेमेंटिक विविधक स्केल पे बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? सेमेंटिक विविधक स्केल पर मापने का अभिगम जिसमें सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु द्विपक्षीय उद्देश्यपूर्ण रेटिंग अपनाई जाती है वो सेमेंटिक विवेदक स्केल पर मापी जाती है। विभिन्न ग्राफों में घनिष्ठ सहयोगियों के बीच अंतः क्रिया पैटर्न मापने का अभिगम क्या कहलाता है? तो इसे समाजिमितीय स्केल करता है। कौन करता है? यह समाजिमितीय स्केल का कार्य है। विभिन्न ग्राफों में घनिष्ठ सहयोगी के बीच अंतः क्रिया पैटर्न मापने का अभिगम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वितरण में सामान्य वक्र क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ध्यान से बताइए कि वितरण में जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्या होगा इसका? वितरण में सामान्य वक्र कौन कौन सा है? तो फर्स्ट और थर्ड है। वितरण में सामान्य वक्र जो है वो कौन कौन सा है? एक मिनट रुकिएगा, मैं डिस्कस कराता हूँ जस्ट कि वितरण में सामान्य वक्र कौन कौन से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऐसे फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है? सिमेट्रिकल बेल आकार कंटिन्यूअस कर्व, ये जो है वितरण के सामान्य वक्र है। दूसरा है थर्ड में क्या दिया हुआ है? तो सिमेट्रिकल बेल आकार कर्व जो कि एक्स एक्सिस को छूता नहीं हो, एक्स एक्सिस को छूता नहीं हो, वो क्या है? वितरण में सामान्य वक्र है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट और थर्ड होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट एंड थर्ड होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए ध्यान से। वितरण में सामान्य वक्र है कौन कौन सा है? सिमेट्रिकल बेल आकार कंटिन्यूअसली कर्व है। दूसरा है सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व है जो कि एक्स एक्सिस को छूता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है RDBMS लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, आपको ये बताना है। तो वो क्या करते हैं? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि वे सारणी के रूप में डाटा प्रदर्शन करते हैं और अंतर संबंध मैथमेटिक्स सिद्धांत से विकसित होते हैं। जो RDBMS है वो क्या करते हैं? सारणी के रूप में डाटा प्रदर्शन करते हैं और अंतर संबंध मैथमेटिक्स सिद्धांत से विकसित होते हैं। सेकंड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। RDBMS जिसका फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे सारणी के रूप में डाटा प्रदर्शन करते हैं और अंतर संबंध मैथमेटिक्स सिद्धांत से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवत्ता चक्र की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रॉब्लम शिफ्टिंग, समस्या स्थानांतरण करना। ये गुणवत्ता चक्र की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। समस्या स्थानांतरण गुणवत्ता चक्र की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, जबकि समस्या पहचान, समस्या चयन और हल संस्तुति जो गुणवत्ता चक्र की प्रक्रिया में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना संकलन हेतु फार्मूला KS प्लस डेल्टा आई इक्वल टू KS प्लस डेल्टा एस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर है मैंडी ब्रुक्स के द्वारा। किसके द्वारा? मैंडी ब्रुक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वेव ऑफ साइंस में क्या सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर जिसमें जितना दिया हुआ सारे के सारे सही है। ऑल ऑफ द एबव। साइंस जो है विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, कला एवं मानविकी, तीनों जो है वेव ऑफ साइंस में दिया हुआ है। वेव ऑफ साइंस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा कला एवं मानविकी सम्मिलित है। वेव ऑफ साइंस को पहले वेव ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। यह एक वेबसाइट है जो कई डाटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है, जो कई अलग शैक्षणिक विषयों के लिए व्यापक उद्धरण डेटा प्रदान करती है। यह मूल रूप से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी फाइल को एनक्रिप्ट करने से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विषय वस्तु का जोड़ तोड़ करना एनक्रिप्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रयोक्ता के अनुज्ञप्त साइट के लॉगिन अनुमति द्वारा पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए था यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण के द्वारा क्या होगा? प्रयोक्ता के अनुज्ञप्त साइट के लॉगिन अनुमति द्वारा पहचान करता है। प्रमाणीकरण प्रयोक्ता कई अनुज्ञप्त साइट के लॉगिन अनुमति द्वारा पहचान करता है। प्राधिकरण क्या है? तो प्राधिकरण संसाधनों तक पहुंच अधिकार, विशेषाधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य जो सामान्य रूप से सूचना सुरक्षा और कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित है और विशेष रूप से नियंत्रण का उपयोग करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेखन सामग्री के रूप में पेपाइरस का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिस्रवासी के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्रवासी के द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए ध्यान से कि लेखन सामग्री के रूप में पेपाइरस का उपयोग मिस्रवासी के द्वारा किया गया था। पपीरस मोटे कागज के समान की एक सामग्री जिसका उपयोग प्राचीन काल में एक लेखक सतह के रूप में किया जाता था। यह पेपाइरस पौधे साइप्रस पपीरस एक वेटलैंड सेज के पीत से बनाया गया था। पपीरस को पहली बार मिस्र में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, इसमें कौन सा सही होगा आप बताइएगा। अभिकथन यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस चीज़ को समझिए कि विद्याविदों और वैज्ञानिक द्वारा महत्व के मापन के रूप में इम्पैक्ट फैक्टर के प्रयोग की आलोचना की गई है। तो ये अभिकथन सही कह रहा है कि विद्याविदों और वैज्ञानिकों द्वारा महत्व के मापन के रूप में इम्पैक्ट फैक्टर के प्रयोग की आलोचना की गई है, ये सही है। तर्क क्या कह रहे हैं? इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल मापीय है और व्यक्तिगत शोध की गुणवत्ता परख के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तर्क भी सही है कि इम्पैक्ट
फैक्टर का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो एक जर्नल मापीय है और व्यक्तिगत शोध की गुणवत्ता परख के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही होगा, जो आपको किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क है, इसे आप ध्यान से समझिए। अभिकथन कह रहा है सभी प्रकार की शोध में अभिकल्पन प्रस्तावित और परीक्षण किए जाने अपेक्षित होते हैं। तो ये कहना गलत है कि ऑल रिसर्च रिक्वायर्स हाइपोथेसिस टू बी प्रोपोज्ड एंड टेस्टेड। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि सभी प्रकार के शोध में अभिकल्पन और प्रस्तावित और परीक्षण किए जाना अपेक्षित होता है, ये गलत लिखा हुआ है। तर्क क्या कह रहा है, अभिकल्पों के परीक्षण के बिना कोई शोध पूरा नहीं होता है। तो ये भी गलत कह रहा है कि ए और आर यहाँ पे क्या है, दोनों पूरी तरह से गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहां पे ए और आर दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन और तर्क है, आप देखिए क्या है। अभिकथन कह रहा है बहुत से ऐतिहासिक शोध को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक माना गया है। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि बहुत से ऐतिहासिक शोध को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक माना गया है। बहुत से ऐतिहासिक शोध को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक माना गया, ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि जब शोध हुआ है तो वो चीज़ क्या है कि प्रमाणित दिया हुआ है, तो विशुद्ध रूप से वो गलत कैसे हो सकता है, गलत क्यों माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे विकथन क्या है, गलत कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक शोध को दोहराया जा सकता है, ये भी कहना गलत है कि ऐतिहासिक शोध हो चुके हैं उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है, उसे नहीं दोहराया जाता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और आर दोनों सही है। हाँ, ए और आर क्या दिया हुआ है, दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, मैच करना है। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप समझिए। जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आर दिया हुआ है इक्वल टू k/r दिया हुआ है, वो जिप्स लॉ के बारे में दिया हुआ है। x का पावर n y इक्वल टू c दिया हुआ है, ये लोटका का नियम दिया हुआ है। l सेमीकोलन n स्क्वायर दिया हुआ है, ये ब्रेडफोर्ड का नियम है। 80 से 20 का जो रेंज है वो पेरेटो का नियम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जिप्स जो है फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, लोटका जो है x/n/y इक्वल टू c के बारे में बताया, ब्रेडफोर्ड जो है L:(n.n स्क्वायर के बारे में बताया, पेरेटो जो है 80 से 20 के बारे में बताया, डेसिबल के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उद्धरण किस लिए दोहराए जाते हैं, आपको ये बताना है। उद्धरण है वो किस लिए दिए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें कूट में दिया हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कूट में जो ऑप्शन रहते हैं वो बहुत ही डेंजर होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। उद्धरण किस लिए दोहराए जाते हैं, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। क्या होगा, स्रोतों को अभिस्वीकार करने के लिए, मौलिक विचारों को मान्यता देने के लिए और निष्कर्षों को साबित करने के लिए उद्धरण किए जाते हैं। उद्धरण किस लिए दिए जाते हैं, तो फिर से आप यहाँ ध्यान से समझिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उद्धरण स्रोतों को अभिस्वीकार करने के लिए, मौलिक विचारों को मान्यता देने के लिए और निष्कर्षों को साबित करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जीवनी शब्दकोश में किन विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनियां दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिशर्स की। किसकी जीवनी दी गई है, ब्रिटिशर्स की विशिष्ट व्यक्तियों का राष्ट्रीय जीवनी शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में जीवनियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पादन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उसे हम लोग विचार कहते हैं। मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पाद को विचार कहते हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों से होकर जाना पड़ता है। इस प्रकार है, जिसका पहले आइडिया होगा, विचार होगा, फिर डाटा आंकड़े जिसे हम लोग कहते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन आएगा, सूचना आएगा, फिर नॉलेज, फिर ज्ञान आएगा, फिर विजडम, उसके बाद बुद्धिमानी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अभिकथन तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क सही है। इसे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है कि LIC साहित्य में भारत का योगदान कम हो रहा है। ये कहना बिल्कुल ही असत्य है। LIC साहित्य में भारत का योगदान अधिक धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कम हो रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। कारण क्या है कि लेखकगण ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करवाना ज़्यादा सुविधाजनक पाते हैं। तो यहाँ पे कारण जो है ये सही कह रहा है कि लेखकगण ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करवाना ज़्यादा सुविधाजनक पाते हैं, ये सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। जो देखिए किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी देखिए, बोथ ए और आर दोनों असत्य दिया हुआ है। सॉरी, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन क्या था, हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जहाँ पे ए असत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, ए असत्य और आर सत्य, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ए असत्य है और आर क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अभिकथन तर्क दिया हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। अभिकथन कह रहा है सिमेनेटिक वेब www का विस्तार ही है जिसमें वेब विषय वस्तु को प्राकृतिक भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये कहना बिल्कुल ही गलत है, उसे हम लोग प्राकृतिक भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कारण क्या कह रहा है, सिमेनेटिक वेब को स्पाइडर वेब के साथ आसानी से संबंधित किया जा सकता है। तो ये भी कहना गलत है कि सिमेनेटिक वेब को आप स्पाइडर वेब के साथ मैच नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बहुत अभिकथन और कारण क्या दोनों के दोनों गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है, उस चीज को आप ध्यान से समझिए, फिर बताइएगा अभिकथन सही या फिर गलत। अभिकथन कह रहा है, शोध में डेटा विश्लेषण के लिए सही औसत पाने हेतु मध्य, माध्यिका और बहुलक सरल तकनीकें हैं। तो ये बिल्कुल ही सत्य है,
सत्य है, ये सही है कि शोध में डाटा विश्लेषण के लिए सही औसत पाने हेतु माध्य माध्यिका और बहुलक जो है सरल तकनीकें हैं। लेकिन कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है ऐतिहासिक डाटा के विश्लेषण के लिए या शोध की सुस्वीकृत सांख्यिकी तकनीकें हैं। तो ये कारण जो है ये गलत बता रहा है, ऐतिहासिक डाटा के विश्लेषण के लिए या शोध की सुस्वीकृति सांख्यिकी तकनीकें हैं, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जहां पे ए सत्य और आर क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से अभिकथन और तर्क है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि अभिकथन सही होगा या फिर तर्क। अभिकथन क्या कह रहा है, निष्पादन आधारित बजटन की मांग होती है कि एजेंसी के उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट हो और निष्पादन उपायों तथा लक्ष्य स्पष्ट हो और निष्पादन उपायों तथा लक्ष्य को ठीक से प्रतिस्थापित किए जाए। अभिकथन यहाँ पे पूरी तरह से सही कह रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग डिमांड्स दैट द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द एजेंसी बी क्लियर एंड द परफॉर्मेंस मेजर्स एंड टारगेट टू पुट इन प्लेस। अभिकथन क्या है, यहाँ पे सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है, सफलता की कुंजी उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों जो कि निधेयीन एजेंसियों ने पूरा करवाने का प्रस्ताव किया है कि स्पष्ट अर्थ पर निर्भर करती है। कारण भी यहाँ पे सही है, ए और आर दोनों सत्य है, आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन उत्तर के, इस चीज को आप ध्यान से समझिए क्या होगा इसमें। अभिकथन कह रहा है शोध के उपागम ज्ञान मीमांसाओं पर निर्भर नहीं है, ये कहना क्या है, सही है कि शोध के जो उपागम है वो ज्ञान मीमांसाओं पर निर्भर नहीं रहते हैं। कारण क्या कह रहा है, वैज्ञानिक शोध वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग पर भरोसा करते हैं, तो ये भी कहना सही है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, हम इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। प्राधिकार क्या है, तो ये प्रकाशक की प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राधिकार क्या है, प्रकाशक की प्रतिष्ठा कहलाती है। यहाँ क्या कह रहा था, मुद्रित सामग्री के मूल्यांकन मापदंडों का सही सम्मेलन कीजिए। क्षेत्र क्या है, ये कथित उद्देश्य के बारे में बताता है, कोई क्षेत्र किसी कथित उद्देश्य के बारे में बताता है। फॉर्मेट जो है वो मुद्रण कला के बारे में बताएगा, फॉर्मेट किसके बारे में बताएगा, मुद्रण कला के बारे में। व्यवस्थापन किसके बारे में बताएगा, तो प्रति संदर्भ के बारे में व्यवस्थापन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से मैच करना है, दो प्रलेखों के बीच समानता का माप किससे कहते हैं, तो साहचर्य का गुणांक कहलाता है दो प्रलेखों के बीच समानता का माप, समानता का माप। दो प्रलेखों के बीच अतिव्याप्ति पर आधारित समानता का माप क्या कहलाता है, ये गुणांक साहचर्य का अनुपात कहलाता है। दो प्रलेखों के बीच अतिव्याप्ति पर आधारित समानता का माप क्या कहलाता है, तो गुणांक साहचर्य का अनुपात कहलाता है। केवल शब्दों के प्रकटन पर आधारित प्रलेखों की समानता क्या कहलाता है, ये लेक्सिकल समानता कहलाता है। केवल शब्दों के प्रकटन पर आधारित प्रलेखों की समानता क्या कहलाता है, लेक्सिकल समानता कहलाता है। दो प्रलेखों के बीच सिटी ब्लॉक दूरी पर आधारित सामान्यता माप क्या कहलाता है, ये आयताकार दूरी गुणांक कहलाता है। दो प्रलेखों के बीच सिटी ब्लॉक दूरी पर आधारित समानता माप क्या कहलाता है, तो ये आयताकार दूरी गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से मैच करना है, उपयोगिता श्रेणियों की पहचान करना क्या कहलाता है, खंडीकरण कहलाता है। उपयोगिता श्रेणियों की पहचान करना क्या कहलाता है, खंडीकरण कहलाता है। उपयोगिता समूहों तथा सेवाओं की पहचान कराना क्या कहलाता है, उपयोगिता समूहों तथा सेवाओं की पूर्ववर्तित निर्धारित करना ये क्या है, तो ये बाजार की स्थिति, ये क्या बताएगा, बाजार की स्थिति बताएगा। उपयोक्ताओं का सूचना खोज व्यवहार ये क्या है, ये उपभोक्ता विश्लेषण है। उपयोक्ताओं का सूचना खोज व्यवहार क्या है, ये उपभोक्ता विश्लेषण है। उत्पाद कीमत स्थान प्रोन्नति क्या है, ये मार्केटिंग मिक्स है। उत्पाद कीमत स्थान प्रोन्नति क्या है, मार्केटिंग मिक्स है। इसे आप समझ गए। अब नेक्स्ट मैचिंग आप समझिए ध्यान से, दूसरा मैचिंग फिर से मैं लाया हूँ, क्या है ये समझिए। गतिविधिक सूचना क्या कहलाती है, ये अप्रचलित सूचना है। गतिविधिक सूचना क्या है, अप्रचलित सूचना है। संगणित सूचना क्या है, तो ये संपीड़ित सूचना है। संदेश क्या है, एक प्रकार का समझ है। विंटेज मॉडल क्या है, तो सूचना प्रसारण है। विंटेज मॉडल को किससे मिलाना है, सूचना प्रसारण से। संदेश को समझ से, संगणित सूचना को संपीड़ित सूचना से, गतिविधिक सूचना को अप्रचलित सूचना से। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट मैचिंग आप समझिए ध्यान से क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट मैचिंग में आपको क्या करना है, डीवीएस की विशेषताओं को उनकी गतिविधियों के साथ सही सम्मिलित करना है। डीवीएस की क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं डीबीएमएस की विशेषताओं को उनकी अपनी गतिविधि के साथ सम्मिलन करना है। समधिकता में कमी ये क्या कहलाएगा, तो ये केंद्रीकृत नियंत्रण है। समधिकता में कमी क्या है, केंद्रीकृत नियंत्रण है। डेटा सहभागीकरण क्या है, तो अनुप्रयोगों कार्यक्रमों की संख्या है डेटा सहभागीकरण। डेटा एकीकरण क्या है, तो विशुद्ध तथा संगत डेटा को हम लोग डेटा एकीकरण कहते हैं। डेटा सुरक्षा को क्या कहते हैं, तो इसे एनक्रिप्शन को कहते हैं। डेटा सुरक्षा करना एनक्रिप्शन कहलाता। डेटा एकीकरण करना क्या हो गया, विशुद्ध तथा संगत डेटा को डेटा एकीकरण कहते हैं। डेटा सहभागीकरण के अनुप्रयोगों कार्यक्रमों की संख्या को डेटा सहभागीकरण कहते हैं। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग आप ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको क्या मिलता है, समझिए ध्यान से इसी को। क्या है, अधो बिंदु से आरोहण करना ये क्या कहलाता है, अनुभविक कहलाता है। अधो बिंदु से आरोहण क्या कहलाता है, अनुभविक कहलाता है। आरोहण से शिरो बिंदु तक क्या कहलाता है,
तो प्राकल्पना तैयार करना कहलाता है। आरोहण से शिरोबिंदु तक जाना ये क्या कहलाएगा, तो प्राकल्पना तैयार करना कहलाएगा। शिरोबिंदु से अवरोहण करना ये क्या कहलाएगा, तो ये निगमनिक कहलाएगा। शिरोबिंदु से अवरोहण करना क्या कहलाएगा, निगमनिक कहलाएगा। अवरोहण से अधोबिंदु तक जाना क्या कहलाता है, ये सत्यापन कहलाता है। अवरोहण से अधोबिंदु तक जाना क्या कहलाता है, सत्यापन कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट मैचिंग आपको फिर से लेके आया हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट मैचिंग में आपको क्या कह रहा है, आवश्यकताओं का सर्वेक्षण क्या है, तो ये एक प्रकार का विश्लेषण चरण है। आवश्यकताओं का सर्वेक्षण क्या है, विश्लेषण चरण है। लागत दक्षता तथा प्रभाव पूर्णता का निर्धारण क्या कहलाता है, मूल्यांकन चरण है। लागत दक्षता तथा प्रभाव पूर्णता का निर्धारण क्या कहलाएगा, मूल्यांकन चरण कहलाएगा। कार्यक्रमों तथा उनके लक्ष्यों की समीक्षा क्या कहलाएगा, अभिकल्प चरण कहलाएगा। पद्धति के मूलभूत में पूर्ण बदलाव क्या कहलाएगा, प्रतिष्ठापन चरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिष्ठापन चरण कहलाएगा। सारी मैच ऑफ द फॉलोइंग को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप मैच ऑफ द फॉलोइंग को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सामाजिक माइक्रोस्कोप, इससे हम लोग क्या करेंगे, तो केस स्टडी मेथड है। सामाजिक माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये केस स्टडी मेथड है। मौलिक शोध क्या करेगा, तो ज्ञान के लिए ज्ञान बढ़ाएगा। मौलिक शोध क्या करेगा, ज्ञान के लिए ज्ञान बढ़ाएगा। और पश्चादर्शी शोध क्या है, तो ये विसंगति पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसे हम लोग पश्चादर्शी शोध कहते हैं। बहुचरणीय यादृच्छिक प्रतिचयन क्या कहलाएगा, तो ये गुच्छ तकनीक है। बहुचरणीय यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है, तो ये गुच्छ तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को उसके उद्गमन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको क्या करना होगा, उद्गमन के अनुसार अगर व्यवस्थित करना है तो इसमें आपको ईस्वी याद रखना जरूरी होगा। तो ले चलते हैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर पे, आप वहाँ ध्यान से समझिए। उद्गम के अनुसार व्यवस्थापन इस प्रकार है कुछ। डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल ये कब आया, 1938 में आया। डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल कब आया, 1938 में आया। लिसा जिसका फुल फॉर्म लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स है, ये 1950 में आया। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स कब आया, 1965 में आया और 2000 से इसे ऑनलाइन उपलब्ध है। इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स कब आया, तो 1969 में आया। इसका ईस्वी याद रखिएगा, क्रम के अनुसार सजाने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, पुस्तकालय के व्यवसाय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा है। इस कथन में चर की पहचान की, इस कथन में आपको क्या पहचानना है, चर की पहचान कीजिए। क्या होगा, इस कथन में चर जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड होगा कि पुरुष एवं स्त्रियां स्वतंत्र चर है। और तीसरा पुस्तकालय व्यवसाय आश्रित चर है। पुस्तकालय क्या है, तो वो एक व्यवसाय आश्रित चर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन कह रहे थे पुस्तकालय के व्यवसाय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा है। इस कथन में चर की पहचान की, चर की पहचान में क्या होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड होगा कि पुरुष एवं स्त्रियां स्वतंत्र चर है और पुस्तकालय व्यवसाय आश्रित चर है। इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड होगा, जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट और थर्ड। पुस्तकालय के व्यवसाय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा है। इस कथन में चर की पहचान इस प्रकार है कि पुरुषों और स्त्रियां स्वतंत्र चर है और पुस्तकालय व्यवसाय आश्रित चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज, व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड होगा। जो व्यवस्थित प्रतिचयन है वो प्रायिकता के प्रकार का प्रतिचयन है। क्या है, प्रायिकता के प्रकार का प्रतिचयन है। और थर्ड है क्या है कि जिसमें प्रथम इकाई का यादृच्छिक रूप से चयन होता है उसे हम लोग व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रायिकता के प्रकार का प्रतिचयन, और जिसमें प्रथम इकाई का यादृच्छिक रूप से चयन होता है उसे व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहा है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से संघों ने टेक्स्ट एनकोडिंग इनिशिएटिव को प्रयोजित किया है, आपको ये बताना है कौन से संघ ने किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा इसमें फर्स्ट थर्ड और फोर। क्या होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, ACL और ALLC और ACH, ACL ALLC और ACH ने टेक्स्ट एनकोडिंग इनिशिएटिव का प्रयोजित किया है। किसने किया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ने। ACL जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन लाइब्रेरियंस है और ALLC और ACH आदि ये सभी संघों ने टेक्स्ट एनकोडिंग इनिशिएटिव को प्रयोजित किया है। ACRL का तात्पर्य एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज या एकेडमिक एंड साइंस लाइब्रेरी संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन साहित्य के पाथ फाइंडरम कहलाते हैं, माने मार्ग खोजी कहलाते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट एंड फोर इसका सही है, फर्स्ट एंड फोर, यानी बिब्लियोग्राफी जिसे हम लोग ग्रंथ सूची कहते हैं और इंडाइसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट्स जिसे हम लोग अनुक्रमणिका तथा सार कहते हैं, ये दोनों ने साहित्य के पाथ फाइंडर्स कहलाते हैं। कौन कौन, ग्रंथ सूची और अनुक्रमणिका के सार, यानी फर्स्ट एंड फोर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि ग्रंथ सूची और अनुक्रमणिका तथा सार साहित्य के
पाथ फाइंडर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईएसआई वेव ऑफ नॉलेज, आईएसआई वेव ऑफ नॉलेज की कोर विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा, यानी वर्तमान विषय वस्तु, आईएसआई कार्य विवरण और एग्रीकोला। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, वर्तमान विषय वस्तु, आईएसआई कार्य विवरण और एग्रीकोला, ये तीन जो है वो आईएसआई वेव ऑफ नॉलेज की कोर विषय वस्तु है। आप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है। जो किस में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। कौन सा होगा इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या होगा इसका? गलती से वो 4 हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। करंट कंटेंट्स आईएसआई प्रोसीडिंग्स और डेरिवेंट सूचना अनुक्रमणिका। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो आईएसआई वेव ऑफ नॉलेज की कोर विषय वस्तु है। डिस्क्रिप्शन में सेम वही दिया है, वर्तमान विषय वस्तु, आईएसआई कार्य विवरण और डेरिवेंट सूचना अनुक्रमणिका, ये आईएसआई वेव ऑफ नॉलेज की कोर विषय वस्तु है। जबकि एग्रीकोला जो है यह नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी का एक पब्लिक कैटलॉग है जो सेवा प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निश्चितता अथवा पूर्वानुमेयता का माप क्या कहलाता है। इसे हम लोग रिडंडेंसी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडंडेंसी, जिसे हम लोग हिंदी में समाधिकता कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, निश्चितता अथवा पूर्वानुमेयता का माप समाधिकता कहलाता है, ये रिडंडेंसी कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इंट्रॉपी क्या है? तो थर्मल एनर्जी के यूनिट टेम्परेचर, ताप को मापने की एक प्रणाली है इंट्रॉपी। डिस्टॉर्शन क्या है? तो किसी भी वस्तु के आकार का लगातार परिवर्तन होना, अर्थात अल्टरनेट ऑफ द ओरिजिनल सेल एक्स, उसे हम लोग डिस्टॉर्शन कहते हैं। फीडबैक क्या है? तो किसी भी वस्तु, स्थान या कुछ भी देखकर, घूमकर, पढ़कर प्रतिपुष्टि आदि हम जो भी उसके बारे में समझ सोचकर कर बताते हैं वो प्रतिपुष्टि कहलाती है, फीडबैक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, वह कौन सी विशेषता है जिसके अंतर्गत सूचना का रिसाव होने लगता है और जितना ज़्यादा रिसाव होता है उतना ज़्यादा हमारे पास होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरणशील विशेषताएं, डिफ्यूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? विसरणशील विशेषताएं। डिस्क्रिप्शन समझिएगा, विसरणशील विशेषताएं जिसके अंतर्गत सूचना का रिसाव होने लगता है और जितना ज़्यादा रिसाव होता है उतना ज़्यादा हमारे पास होती है। संदाबी विशेषताएं क्या कहलाती है? जब हम किसी ठोस, द्रव और गैस को संपीड़ित करते हैं तो इस क्रिया के द्वारा हमें एक प्रतिक्रिया मिलती है, वह संदाबी विशेषताएं कहलाते हैं। सहभागी विशेषताएं क्या है? इस प्रकार की विशेषता एक दूसरे के सहयोगात्मक से उत्पन्न होती है। सक्रियाशील विशेषताएं क्या है? तो यह सक्रिय नहीं होती है, सक्रिय होने के लिए किसी अन्य क्रिया की जरूरत होती है। जिस प्रकार भोजन पचाने के लिए किसी एंजाइम का जरूरत पड़ता है, यह सक्रियाशील विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ASTINFO, एस्टिन्फो स्टैंड्स फॉर। आपको एस्टिन्फो का क्या करना है? फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि एस्टिन्टो क्या है। तो इसका तात्पर्य है रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक। वो जो है एस्टिन्फो का फुल फॉर्म है। क्या है? तो रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, द एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक, ये जो है एस्टिन्फो का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ पे सेम चीज़ वही दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक। इस वेबसाइट पर सभी प्रकार की सामग्री जैसे डिक्शनरी, थेसरस, लिटरेचर, ज्योग्राफी और अन्य संदर्भ डेटा के केवल सूचनात्मक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑन्टोलॉजी का अर्थ क्या है, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण जो है वो ऑन्टोलॉजी कहलाता है। इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण ही ऑन्टोलॉजी का अर्थ है। ऑन्टोलॉजी जो है वो सत्य मीमांसा, परंपरागत रूप से यह तत्व मीमांसा नामक दर्शन की शाखा का भाग है। प्रलेखन सेवा एक प्रकार की प्रत्यक्ष सेवा है जिसमें किताबों तथा अन्य संदर्भ सेवाओं के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है। अनुक्रमणीकरण प्रणाली से किसी विषय की खोज के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है जिससे उस विषय को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि समानता की किस माप में, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। समानता की किस माप में प्रलेख की समानता को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि प्रलेख की अपने सम समानता 1 के बराबर होती है। आप बताइए किस अनुसार से इसे सजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मलाइज सिमिलरिटी मेजर। सामान्यकृत समानता माप के अनुसार प्रलेख की समानता को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि प्रलेख की अपने सम समानता 1 के बराबर होती है। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, सामान्यकृत समानता माप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ट जिसमें कुछ आकृतियां या चित्र इसके संघटकों में बिखर जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट उसे कहते हैं जिसमें कुछ आकृतियां या चित्र संघटकों में बिखर जाते हैं। और बार चार्ट, एक बार चार्ट या बार ग्राफ एक चार्ट या ग्राफ होता है जो आयताकार सलाखों के साथ स्पष्ट डेटा प्रस्तुत करता है, जो ऊंचाइयों या लंबाइयों वाले मूल्य के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार ग्राफ असतत श्रेणियों के बीच तुलना दिखाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में और क्या कह रहा है, कॉलम चार्ट क्या है समझिए। कॉलम या पिलर वह संरचनात्मक अवयव है जो स्वयं संपीड़ित होकर अपने ऊपर आने वाले छत आदि का भार अपने नीचे के अवयव जैसे धरती को स्थानांतरित कर देता है। बैंड चार्ट क्या है, तो यह चार्ट लाइन चार्ट के साथ जुड़कर ऊपर और नीचे बाउंड्रीज के माध्यम से डेटा के रेंज को सुनिश्चित कर छाया वाले क्षेत्र को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिप्राय को प्रेषित करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों अथवा चिन्हों के उपयोग का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम जो है वो रिडंडेंसी होता है, यानी पदाधिक के दोष आ जाते हैं। उसमें क्या है, पदाधिक दोष रिडंडेंसी क्या है, तभी इसका अभिप्राय को प्रेषित करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों अथवा चिन्हों के उपयोग का परिणाम होता है, जबकि कुशलता, यथार्थता और सुस्पष्टता इनके परिणाम कम शब्दों में सही और स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है। इसे अब ध्यान से समझिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन क्या कह रहा है, कोई स्क्वायर एक महत्वपूर्ण अप्रचाल परीक्षण है जिसमें अध्ययन की जाने वाली जनसंख्या के संबंध में कठोर पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभिकथन बिल्कुल ही सही कह रहा है। तर्क क्या है, चूंकि एक्स स्क्वायर अप्राचल परीक्षण है, अतः इस परीक्षण के उपयोग हेतु केवल स्वतंत्रता की डिग्री की आवश्यकता होती है। यहाँ कारण भी सही कर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है, अभिकथन ध्यान से समझिए यहाँ क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा है, पुस्तकों की तरह ही नवीन तथा विश्वसनीय सूचना पाने के लिए न्यूज़पेपर डाइजेस्ट सूचना के श्रेष्ठ स्रोत है। तो श्रेष्ठ स्रोत आप कैसे कह सकते हैं न्यूज़पेपर को, ये अधिकांश रूप से, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा बहुत सही है और आंशिक रूप से ये गलत भी हो सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से सत्य है। तर्क क्या कर रहा है, इन स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों में से संकलित किया जाता है, यह पूरी तरह से सत्य है। अभिकथन क्या है, आंशिक रूप से असत्य है, लेकिन तर्क जो है पूरी तरह से सही सत्य है। ये देख लीजिए किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है, आपको बताना अभिकथन या तर्क सही है। अभिकथन कह रहा है, ज्ञान प्रबंधन कई संपादाओं तथा उनमें जोड़े गए मूल्यों को सम्मिलित करता है। तो अभिकथन सही कह रहा है कि ज्ञान प्रबंधन जो है कई संपदाओं तथा उनमें जोड़े गए मूल्यों को सम्मिलित करता है। और कारण क्या कह रहा है, ज्ञान प्रबंधन सूचना अंतरण की सारभूत क्रिया है। तो यह आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से वो गलत भी आप नहीं कह सकते कि ज्ञान प्रबंधन सूचना अंतरण की सारभूत क्रिया है, यह आंशिक रूप से सत्य है। अभिकथन पूरा सत्य है और आर जो है आंशिक रूप से सत्य है। इस बेसिस पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।